और निष्पक्ष न्यूज़ देख रहे हैं आप। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि राजपूत हैं। जब लोकसभा चुनाव की ऐलान हुआ था तब से निष्पक्ष न्यूज़ लगातार आप लोगों के लिए ज़मीन से खबरें लेकर के आया था। आज रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट पूरे भारत का आ चुका है। बहुत जल्द एक नया भारत को प्रधानमंत्री मिलेगा। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन आएगा, क्योंकि जीत और हार का अंतर जो है वो बेहद कम है। चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, इंडिया ने भी जिस तरीके से 400 पार का एक नारा दिया था, क्यों रवि, वो नारे के जो दम है वो निकलता दिखाई दिया। हाँ, जब से बड़ी बात ये हो जाती है, एक मुद्दा होता है। जैसे कि हम बात करें 2014 में एक ये मुद्दा था, बीजेपी की ओर से बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार। जी ठीक। और जो 2019 का हुआ था वो पुलवामा हमला था, उसका चला था। मगर इस बार जो मुद्दा बनाया था वो राम मंदिर का मुद्दा बनाया था। और जहाँ तक लोगों के बीच में राम मंदिर का जो मुद्दा रहा है ना, वो नहीं बन पाया है। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीजन रहा है। जो 400 पार का नारा था वो नारा नहीं रह गया, और सच्चाई में जो जनता का वादा था वो नहीं कर पाए। और उत्तर प्रदेश पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग यहीं से निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें थी, उसमें से खास तौर पर उन्नाव की हम बात करेंगे, लखनऊ की बात करेंगे, कानपुर की बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं के बीच में आता है उन्नाव से जो प्रत्याशी है सांसद साक्षी महाराज, आज उन्होंने तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। कैसे दिख रहे हैं? हाँ, बात ये तुम भी कह रहे हैं, जिस प्रकार से इनका जब नामांकन हुआ था वो साफ तौर पे कहा जाता था कि इस बार जो साक्षी महाराज होंगे वो 5 लाख पार, मतलब 5 लाख वोटों से विजयी होंगे। पर कहीं ना कहीं जनता का जो भाव है वो देख ले 37,000 ही वोट पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि साक्षी महाराज का जो समुदाय है, लोधी समुदाय, वो कहीं ना कहीं इनसे खफा हो रहा है। इस वजह से इनको ये परिणाम देखना पड़ा हुआ है। नहीं, उनका एक नारा था ना कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे तो 5 लाख 4 लाख पार से जीतेंगे। इसके पहले जब 2019 का जब रिजल्ट आया था तो महाराज जी को लगभग 3 लाख से ज्यादा मतदान मिले थे और वो एक बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार उनका कहना था कि नहीं, इस बार हम लोग जो है 4 लाख के आंकड़ों को छुएंगे, और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है इस बार वाराणसी से 5 लाख जीते। और उनसे बाद में कई बार उनका आपने भी देखा होगा कि उनका बयान जो था वो चलता रहता था। पर जिस तरीके से आज एक रिजल्ट आया उन्नाव के, बेशक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अरुण टंडन है वो जीत तो हासिल नहीं कर पाए, पर उन्होंने जिस तरीके से की उनको ये दिखाया कि नहीं, यहाँ के जो लोग हैं वो बदलाव के लिए वोट कर रहे थे। कुछ कारण बेशक रहे, कुछ क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर महाराज जी को बढ़त मिली और उसी का नतीजा रहा लगभग 40 से 38,000 के बीच उन्होंने आज जीत दर्ज की है। तो क्या लगता है कि जब 5 साल का आगे का जो कार्यकाल रहेगा सांसद साक्षी महाराज के लिए, क्योंकि इसके पास ये हो सकता है कि वो आगे चुनाव ना लड़े और उन्हें और कोई बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दे दी जाए, क्योंकि भाजपा है, ज्यादा भाजपा बड़े उम्र के नेता को रिटायरमेंट दे देता है, भाजपा का रूल रहा है, तो हो सकता है अगले ना रहे। पर जो भी भाजपा के लिए जब 2029 का जब चुनाव होगा, जो भी यहाँ आएगा तो उसके लिए जो चुनौतियां हैं वो बहुत ही कड़ी हो जाएंगी। क्योंकि उन्नाव में 10 साल का अगर कार्यकाल देखा जाए, हम लोग जब ग्राउंड पे थे, जब चुनाव के तैयारियों का ऐलान हुआ था तब से हम लोग ग्राउंड पे थे। जब अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं महाराज जी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी। लोगों के अंदर ये था कि महाराज जी 10 साल का कार्यकाल पूरा तो कर चुके, पर वो उनके भी जाते नहीं थे, कभी मिलते नहीं थे, नाराजगी तो जाहिर होती थी। क्या कहेंगे? ये तुमने सही कहा कि जैसा कि 10 साल हो चुके हैं और लोगों के बीच में जो लोगों के दिल में रहने की बात होती है, जो जिस प्रकार से अनु टंडन ने जगह बनाई उस प्रकार से साक्षी महाराज नहीं बना पाए। तो इनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले ये जो 5 साल हैं वो जमीनी स्तर पे काम करें और लोगों से मिलते रहें, तो ताकि जो आने वाले 5 साल जो 2029 का चुनाव होगा लोकसभा, उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष इनको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। उन्नाव से आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की 2 सीटें थी, एक सीट पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लड़ रहे थे, दूसरे पर उनके ही केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर लड़ रहे थे। कौशल किशोर जो है एक बड़े हार उनको मिली है, एक बहुत बड़ी हार मिली है, और वो ऐसे मंत्री थे जिनके पास भी एक बड़ा दायित्व था। 2 बार वो भी जीते थे, अगर तीसरी बार जीते तो हैट्रिक लगाते। क्या कारण रहेगा? मोहनलालगंज की जो लोकसभा की सीट थी उन्हें हार मिली। मोहनलालगंज के मैं जितना भी जानता हूँ ये बताया जाता है कि 2014 से पहले जो था वो सपा का गढ़ माना जाता रहा है सपा की ओर से, मगर बीजेपी की 2014 के आने के बाद कौशल किशोर ने वहाँ पे विजय बनाई थी। मगर जो इनके सामने प्रत्याशी थे उनका भी हिसाब तौर पर, जिस प्रकार से उन्नाव में अनु टंडन ने लोगों के बीच में जगह बनाई थी, उसी प्रकार से वहाँ के सीके चौधरी थे, उन्होंने भी जगह बनाई थी और उनको वहाँ की जनता ने प्यार दिया, जिसके कारण वो वहाँ पे विजयी हुए हैं। और राजनाथ सिंह की सीट पर की बात कर लेंगे। राजनाथ सिंह जीते जरूर हैं, पर उनका भी जो जीत का मार्जिन रहा है वो 75 मतलब 75,000 के आसपास रहा। ये एक बड़ी जीत नहीं हुई। और ये लगभग उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा के बड़े नेता, किसी का भी नाम ले ले, जीते जरूर हैं। स्मृति ईरानी, हाँ, स्मृति ईरानी को तो अमेठी से हार मिल गई, उनको हार मिल गई। और ये पहले से ही डिक्लेयर था कि स्मृति ईरानी जो है इस बार वहां से वो हार जाएंगी। राहुल गांधी भी कह रहे थे, प्रियंका गांधी भी कह रहे थे कि स्मृति ईरानी जो है वो इस बार वहां से हारने वाली है। पर
राजनाथ सिंह जनता ने साफ तौर पे बीजेपी को संकेत दे दिया है कि अगर आप जमीनी स्तर पे रह के काम नहीं करेंगे तो जनता इस बार बदलाव चाह रही है। खासकर मैं लगभग 3 से 4 दिन में नवयुवकों से लगातार बात करता रहा। साफ तौर पे नवयुवक जो है बीजेपी से खफा है, वो यही चाह रहा, आप प्राइवेटेशन कर रहे हैं पर हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमको नौकरी ही नहीं मिलेगी तो हम तैयारी क्या करेंगे। प्राइवेटेशन में जो आरक्षण होता है वो आरक्षण खत्म हो जाता है, उसमें आप जिसे चाहें उसे वो पद दे सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट नौकरी के लिए तरफ भी ध्यान देना चाहिए, अगर नहीं देगी तो नौजवान जरूर इनको 2029 में जवाब। रवि, क्या लगता है कि राहुल गांधी का 2014 फिर 19 और जब अब 24 में जब वो प्रवेश कर चुके हैं तो इस बार कांग्रेस ने भी ठीक ठाक लड़ाई लड़ी है, 97 से 98 सीटें उनके पास आई हैं, अभी भी कुछ सीटों पर गणना चल रही है, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि एक संख्या क्या है। पर यह है कि राहुल गांधी के कद को कैसे देखते हैं। इसी 2023 और 22 के बीच में उन्होंने कई बार भारत जोड़ो यात्रा की, लोग उनसे कनेक्ट हुए। क्या मानते हो कि ये जो इस बार जो उनकी सीटें बढ़ी हैं, या भारत जोड़ो यात्रा या उनका एक चेहरा निकल कर सामने आ रहा है, लोग उन्हें भी अब कहीं ना कहीं पसंद करें? कैसे देखते हो राहुल गांधी को? बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस हमेशा से ही किसानों के बीच में बात करें या नवयुवकों की बात करें तो वो जमीनी स्तर की बात सोचती रही थी। हरित क्रांति इसीलिए लाई थी ताकि किसानों के लिए उनकी आय बढ़े। दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति लाई ताकि ये जो दूध है वो प्राप्त हो। इसी तरह की कई सारी क्रांतियां कांग्रेस ने लाई हैं। इस तरह से देखा जा रहा है कि जो 10 साल ये बीजेपी रही है, कहीं ना कहीं जो 10 साल पिछली बार के जो कांग्रेस 2004 से 2014 के बीच में थी उसके मुकाबले कहीं ना कहीं ये कमजोर दिखी है। इसके वजह से जो कांग्रेस आने वाले टाइम में जरूर लोकप्रियता लाएगी। फुल मैंडेट तो किसी को भी नहीं मिला, ना भाजपा गठबंधन को मिला, ना कांग्रेस गठबंधन को मिला। तो क्या लगता है कि सरकार कैसे बनेगी? जोड़ तोड़ वाली राजनीति से बनेगी या फिर भाजपा के पास नीतीश बाबू हैं और शरद पवार हैं? नीतीश बाबू ने बिहार में अच्छा किया, लगभग 30 से ज्यादा सीटें वो यहाँ पर जीते नजर आए हैं और ठीक रहा। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी कुर्सी जो है बदल लेते हैं, पलट जाते हैं, तो क्या लगता है किसके साथ रहेंगे? जहाँ सूत्रों के द्वारा अभी तक मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस की ओर से उनको बहुत ही बड़ा पद देने के लिए ऑफर दिया गया है। देखते हैं क्या होता है। अगर कहीं ना कहीं नीतीश बाबू अगर कांग्रेस की ओर आते हैं तो बीजेपी की ओर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है और सरकार भी कांग्रेस की बन सकती है इसके अनुसार से। एक अहम मुद्दा उन्नाव के लिए फिर रहेगा, क्योंकि हम लोग उन्नाव से निवास करते हैं। बीते 5 साल का फिर कार्यकाल सांसद साक्षी महाराज के लिए गया है, तो क्या लगता है कि महाराज साल वीडियो लॉन्ग ना कि सेफ उन्नाव पर ही करते हैं। उन्नाव में महाराज जी ने जीत तो हासिल कर ली है। क्या यहाँ के जो जमीनी इशूज हैं, जो जमीनी समस्याएं हैं, चाहे वो आवारा पशुओं की हो, पानी की समस्या है और बहुत सारी समस्याएं हैं, इसके पर बोला जाए, क्या महाराज जी ध्यान देंगे? और सबसे बड़ी समस्या ये भी है, महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि वो ठेकेदारी प्रथा से राजनीति कर रहे हैं, वो खुद जनता से कनेक्ट नहीं होते हैं। जैसे अनु टंडन है वो डायरेक्टली जनता से कनेक्ट होती हैं, पर महाराज जी के लिए कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं ठेकेदारों से, चाहे वो गाँव का BDC हो, प्रधान हो या ब्लॉक प्रमुख हो, तो उनको ठेका देते हैं कि आप अपने क्षेत्र में जो है हमारे लिए काम करें। तो क्या लगता है कि महाराज जी इस 5 सालों में जनता के लिए दिखाई देंगे काम करते हुए? कैसा देखते हैं उनका भविष्य? मैं अभी हाल ही में उन्नाव से चला आ रहा था, मैंने जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो साक्षी महाराज से बहुत ही टच रहे थे, मैंने उन लोगों से बात की। उन लोगों का भी यही कहना है कि साक्षी महाराज अगर इस बार जनता के बीच में अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं, अपना व्यवहार नहीं बना पाते हैं, तो इनको पक्का है 2029 में जो चुनाव होगा उसमें हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये 37,000 की आप जीत इसे नहीं मान सकते हैं। ये मान सकते हैं हाँ जीत तो मिल गई, मगर इसे जीत नहीं तौर पर संख्या के हिसाब से जीत तो मिली है, पर वो वाली जीत जो देखा जा रहा, तो बता रहे थे लोग, जो इनको अभी 2014-2019 में मिली उस हिसाब से देखा जाए तो ये जीत नहीं मानी जाएगी। पर इनको सत्ता का जो चाहे 1 वोट जीते चाहे 1 लाख वोट से जीते, फिर भी जीत मानी जाती है। तो इस तौर पे इनको ध्यान देना चाहिए कि 2029 का जो चुनाव होगा उसके गाइडलाइन पे देखते हुए इनको मेहनत करनी चाहिए और लोगों से के बीच में जाना चाहिए। जिस प्रकार से लोकप्रियता अनु टंडन की है उसी प्रकार से इनको भी बनानी चाहिए। इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी अनु टंडन है, क्या ये कारण नहीं हो सकता है कि 6 के 6 जो विधानसभाएं उन्नाव में वो सभी भाजपा के पास हैं, तो विधानसभा स्तर पर भी इसका फायदा मिला भाजपा को? अगर एक आधी सीटें सपा के पास होती, गठबंधन के पास होती, तो शायद उनका भी जो विधायक प्रत्याशी होता वो सपोर्ट करता। कैसे देखते हैं? हाँ, ये सबसे बड़े जो उन्नाव जिले का जो प्लस पॉइंट है, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही आता है कि साक्षी महाराज जो इस बार जीत पाए, क्योंकि यहाँ पे 6 विधानसभा सीट है, 6 की 6 वो बीजेपी के पास है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, यहाँ की 6 की 6 विधानसभा जीती हो, मगर बीजेपी ने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया था और उसका कहीं ना कहीं इनको वो लाभ मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीत मिली। चाहे ब्लॉक प्रमुख के तौर पे ले लिए जाए, चाहे पे कोई भी पद ले लें, यहाँ पे सारे के सारे पद जो हैं वो बीजेपी के हैं, तो उसका प्लस पॉइंट जरूर इनको मिला है। अब निष्पक्ष न्यूज़ आपको बता देता है कि लगभग 2 से ढाई महीने हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तमाम ऐसी जनसभाएं, तमाम ऐसी लोगों से बात की, ग्रामीण क्षेत्रों में रहें,
और आज रिजल्ट आप सभी के सामने है। हम लोगों ने अपना काम किया है, कई खबरें लेकर के कई इंटरव्यूज़ हमारे चैनल पर चलाए गए हैं। आगे भी भविष्य में भी निष्पक्ष न्यूज़ आपके लिए ऐसी खबरें लाता रहेगा। और जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उन सभी को मैं शिवम और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि शुभकामनाएं देते हैं। आशा करते हैं कि आप जिस मैंडेट के साथ जीते हैं, जिस थॉट के साथ, जिस सोच के साथ जीते हैं, जनता तक उनको पहुँचाएँ, उनके प्रति थोड़ी सी हमदर्दी दिखाएँ। ये ना हो कि जीतने के बाद आप जिला छोड़ दें, दिल्ली में ही प्रवेश करें। क्या कहेंगे रवि? मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे अनु टंडन के पीछे जो जितनी भी जनता थी उसने भी सहयोग बहुत किया है। लगभग उनके भी जो वोटर की बात की जाए लगभग 5.5 लाख के आसपास की है, तो उनका भी संघर्ष कहीं जायजा नहीं जाएगा। अगर उनका संघर्ष इसी तरह चलता रहा तो 2029 में इनकी जरूर विजयी होगी। नहीं, अनु टंडन के बारे में एक बात चल रही है, खबर चल रही है, लोग कह रहे हैं ऐसा कि अगला जो चुनाव होगा अनु टंडन नहीं लड़ेंगी। मैं समझता हूँ क्यों नहीं लड़ेंगी, अभी ना उनकी ऐसी बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं दिखती है। नहीं। महाराज जी के मुकाबले उनसे कम ही उम्र होगी। 2029 का चुनाव वो क्यों नहीं लड़ रहा? और बिल्कुल लड़ना चाहिए, बहुत अंतर लड़ना भी चाहिए और उनको देखना भी चाहिए कि उनके पीछे जनता कितना उनका लगाव कर रही है। उनका जो जनता का विश्वास है वो उस विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए और 2029 में खुले सपोर्ट में आना चाहिए और इनको विजय जरूर मिलेगी, जनता मैं जानता हूँ। तो निष्पक्ष न्यूज़ के लिए एक विश्लेषण वाली खबर देख रहे थे, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि राजपूत थे और मैं शिवम सिंह, निष्पक्ष न्यूज़ के लिए उन्नाव से शिवम सिंह।